गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का चैप्टर हम और हमारा आदर्श। तो बच्चों सबसे पहले थोड़ा सा अब्दुल कलाम जी के विषय में जान लेते हैं। तो बच्चों ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी आधुनिक भारत के विकास को एक नया आसमान देने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में रामेश्वरम के पास स्थित धनुषकोडी गांव में हुआ था। बच्चों इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आशिमा था। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। बच्चों लोग इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जानते हैं। परिवार के लोग इन्हें बचपन में आज़ाद नाम से बुलाते थे। बच्चों ये संयुक्त परिवार में रहा करते थे और इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी न थी। इनके माता पिता बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति सजग थे। तो बच्चों इन्होंने जैसे स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात डॉक्टर कलाम जी ने हावरक्रॉफ्ट परियोजना पर कार्य करने हेतु भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश लिया था। बच्चों डॉक्टर कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र को डिजाइन किया तथा अग्नि और पृथ्वी जैसे प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण स्वदेशी तकनीक के आधार पर किया। तो बच्चों ये 18 जुलाई 2002 को डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति चुने गए और 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक कक्ष में डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। तो बच्चों 27 जुलाई 2015 की शाम को अब्दुल कलाम जी जब भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में रहने योग्य गृह प्रकरण पर एक व्याख्यान दे रहे थे। अपने व्याख्यान के समय ही इन्हें दिल का दौरा पड़ा, इससे इनका निधन हो गया। इस प्रकार बच्चों एक महान राष्ट्रवादी, मानवतावादी, वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, समाज सेवी व साहित्यकार तथा भारत के बच्चों और युवाओं के मन मस्तिष्क में बसा यह मिसाइल मैन सदैव के लिए हमसे विदा लेकर न जाने कहाँ चला गया। तो बच्चों इनके अपने चरित्र और व्यक्तित्व महान कार्यों से ओतप्रोत इनका जीवन इस संपूर्ण संसार के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा और भारत के इस मिसाइल मैन को युग युग तक याद किया जाता रहेगा। तो बच्चों चलिए अब पढ़ते हैं अब्दुल कलाम जी का चैप्टर हम और हमारा आदर्श। बच्चों इस गद्यांश में लेखक ने अपनी महान उपलब्धियों और अपने विगत जीवन के यानी कि बीते हुए जीवन को, अपने संपूर्ण जीवन को चिंतन करते हुए यह खोजने का प्रयास किया है कि उनकी इतनी बड़ी सफलता के पीछे उनकी कौन सी सोच और कौन सी परिस्थितियां थीं। इसी के साथ वे युवा शक्ति और छात्रों को अपने अनुभवों से प्रेरित भी करते हैं। मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ? इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा कि अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मैं जितने भी ख़ास तौर से कि मैं युवा पीढ़ी है, युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए मुझे अपने छात्र जीवन के बारे में मैं सोचने लगा कि जब मैं छात्र था उस समय के बारे में सोचने लगा कि रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही
कि जो भारत में जो रामेश्वरम द्वीप है कि वहाँ से निकलकर जहाँ इनका जन्म हुआ था, कि इस लंबी यात्रा को पाने के लिए जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे विश्वास नहीं होता। आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका? महत्वाकांक्षा, यानी कि वे कहते हैं जो एक दार्शनिक भी थे, वैज्ञानिक भी थे, तो इसी तरह से वे अपनी सफलता के पीछे अपने छात्र जीवन की महत्वाकांक्षा को कारण मानते हैं कि अपने जीवन में जो सफलता के संदर्भ में उनके मन में कई बातें आती हैं, उसके विषय में वे सोचते हैं, उस पर चिंतन करते हैं। तो यही बात आती है कि कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं कि मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। यानी कि वे कहते हैं कि जिस तरह से जो मेरे कारण जो मेरे दिमाग में सारी बातें आती हैं और मेरा ख्याल यही है कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने अपने योगदान के लिए, जो भी मैंने अपने देश के लिए, अपने भारत का एक महान वैज्ञानिक बनने के लिए या दार्शनिक बनने के लिए जो भी योगदान दिया, अपना ही मूल्य आंका। यानी कि अपने अस्तित्व को उन्होंने पहचाना। बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए वह क्या है कि वह यह है कि आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं, कि आप जो जीवन में चाहते हो, जिसे पाने का आपको अधिकार है, उस चीज़ का हक रखते हो, उनका जो ईश्वर की दी हुई है और जो हमें ईश्वर के द्वारा मिली हुई है। जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, अर्थात उनका कहने का मतलब क्या है? उनका कहने का तात्पर्य है कि जब तक हमारे विद्यार्थी और युवा पीढ़ी को यह भरोसा ही नहीं होगा, यह विश्वास ही नहीं होगा कि एक विकसित भारत के एक नागरिक बनने के योग्य हैं, कि वे भी अपने भारत के लिए कुछ कर सकते हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बने रह सकेंगे। यानी कि जब तक वे अपने मन में नहीं सोचेंगे, तब तक वे अपने भारत के लिए कुछ करना नहीं चाहेंगे, और जब तक वे अपने अस्तित्व को नहीं पहचानेंगे, जब पहचान लेंगे तभी वे एक जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी बन सकेंगे, अन्यथा नहीं। विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। अब बच्चों, इस पैराग्राफ में डॉक्टर कलाम जी ने विकसित देशों की प्रगति के आधार पर इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि हम जैसा सोचते हैं, अपने दृढ़ निश्चय और पुरुषार्थ से वैसे बन भी जाते हैं। कि जैसे जो देश की युवा पीढ़ी को अपनी सफलता के पीछे जो कारणों का जो प्रेरणास्पद ज्ञान प्रदान करते हुए लेखक उन देशों की सफलता के कारणों पर दृष्टिपात करते हैं। यानी कि जो विकसित देश हैं उनकी सफलता के कारणों पर वे जानना चाहते हैं कि जिन्हें विकसित राष्ट्र किसके नाम से, कि ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है, यानी कि लेखक जिन्हें विकसित राष्ट्र अथवा G8 के नाम से जाना जाता है, वे इन देशों में हुई आश्चर्यजनक प्रगति के पीछे किसी भी कारण को वे आश्चर्य के भाव से नहीं देखते, और न ही वे यह मानते हैं कि इस प्रगति के पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ है। उनके अनुसार यदि कि लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया कि मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है, तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। यानी कि जो वहाँ पर रहने वाले उस देश के नागरिक थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी इस पीढ़ी को, जो उनकी भविष्य में आने वाली पीढ़ी थी, जो युवा पीढ़ी थी, उसके विश्वास को उन्होंने समझा, जाना, और जिससे एक मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें एक अच्छा जीवन बिताना है। यानी कि वे इस देश में कि जिसमें हमारा देश ऊंचाई पर पहुँचे और एक दृढ़ विश्वास अपने आप को बनाना, अपने देश की उन्नति के लिए सभी क्षेत्रों में कार्य किया, ऐसे ही तभी हमें उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। उसके लिए उन्होंने अपने देश में अपने सभी क्षेत्रों में कार्य किया, तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। मैं यह नहीं मानता
कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। लेखक का कहने का तात्पर्य है कि जैसे वे कहते हैं कि मैं यह भी नहीं मानता कि जो समृद्धि यानी कि जो हमारी समृद्धि भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों को ही व्यक्ति के लिए वे आवश्यक बताते हुए समृद्धि और भौतिक प्रगति के महत्व पर उन्होंने इसमें प्रकाश डाला है। तो मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं, यानी कि दोनों ही उसके लिए आवश्यक हैं, या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। यानी कि लेखक का कहने का तात्पर्य है कि जब हम अपने चिंतन के आधार पर, चाहे वो समृद्धि हो, भौतिकता हो, सांसारिकता हो, वे एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। यह पूर्णतः एक अनुचित मान्यता है, जबकि मनुष्य को भौतिक दृष्टि से सफल होकर ही एक बेहतर अच्छा जीवन व्यतीत करने में सफल हो सकता है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ। यानी कि वे कहते हैं कि एक उदाहरण के तौर पर वे अपने आप को बताते हैं, अपने लिए कहते हैं कि मैं एक उदाहरण के तौर पर खुद कम से कम वस्तुओं का भोग करता हूँ और उसी में मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ। ऐसा नहीं है कि यदि मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं दूसरे की कद्र भी ना करूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है। क्योंकि जब मनुष्य में समृद्धि की भावना होती है, एक इच्छा की भावना होती है और वह कम से कम वस्तुओं का उपभोग करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है, तो इसी तरह से वे सर्वत्र आर्थिक समृद्धि का सम्मान करते हुए उस व्यक्ति के जीवन में नितांत व आवश्यक बताते हैं कि अपनी समृद्धि और साथ साथ सुरक्षा भी एक हमारे अंदर विश्वास लेकर आती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। क्योंकि लेखक का मानना है कि समृद्धि की स्थिति में हम चाहे कुछ भी हो, आर्थिक दृष्टि से यदि हम संपन्न होंगे तो हम सभी दृष्टियों से सुरक्षित रह सकते हैं, उसी में हमारी आज़ादी भी है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। लेखक का कहने का तात्पर्य है बच्चों इसमें कि यदि हम अपने आसपास के जैसे बगीचे में भी जाकर देखें तो हमें ज्ञात होगा कि प्रकृति कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती, वह भी अपने मन से उल्लसित होकर अपना कार्य करती दिखाई देगी। जैसे जिस बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरह भी देखें तो ये ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। कि जब हम उसके पास जाते हैं तो जैसे फूलों के मौसम में बगीचों में चारों तरफ विभिन्न प्रकार के हमें फूल ही फूल दिखाई देते हैं, जो झूमते हुए नज़र आते हैं और अपनी सुगंध वे दूर दूर तक फैलाते हैं, सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि हम आकाश की ओर ऊपर देखें, यानी कि जैसे यदि हम ऊपर की ओर देखें ब्रह्मांड में, तो हमें ब्रह्मांड चारों तरफ फैला दिखाई देगा, इतनी दूर तक, इतना अधिक व्यापक कि हम उसके इतना व्यापक होने पर हम विश्वास भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रकृति से सीखते हुए हमें भी इन सभी क्षेत्रों में अपनी समृद्धि के लिए अपना कार्य पूरे मन से करना चाहिए। यानी कि लेखक युवा पीढ़ी को अपने उदाहरण से युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहता है। कि जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं, वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। इसलिए जब हमने ये जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं। बच्चों इसमें लेखक ने आत्मा और पदार्थ दोनों को ही ऊर्जा और परम शक्ति का अंश माना है और उसी के आधार पर यह स्पष्ट किया कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टि से अनुचित नहीं है। तो लेखक ने बच्चों इसमें अपने दार्शनिक और यथार्थ जगत संबंधी ज्ञान के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं वह ऊर्जा का ही रूप है। इस ऊर्जा को ही हम एक परम सत्ता के रूप में या परमात्मा के नाम से जानते हैं।
जैसा कि महर्षि अरविंद ने भी कहा कि हम भी ऊर्जा के उसी परमात्मा के अंश हैं। इसलिए जब हमने जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही उस अस्तित्व का हिस्सा हैं, वे एक दूसरे से पूरा तादात्म्य यानी कि एकता की भावना रखे हुए हैं। यानी कि जब उस संसार में सभी प्राणी, समस्त प्रकृति की सभी वस्तुएं उस परम सत्ता या उसी ऊर्जा का अंश हैं, तो जब तक हम जो कुछ भी नवीन कहा जाने वाला जो सृजन है, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। यानी कि लेखक भौतिक पदार्थों की इच्छा को रखना किसी भी दृष्टि से अनुचित नहीं मानता। इसके बावजूद अक्सर हमें यही विश्वास दिलाया जाता है कि न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। इसके लिए लेखक का कहने का तात्पर्य है कि जो संसार में जो सब कुछ है और सब कुछ उसी के आधार पर ही है, यानी कि जो सब कुछ है कि हम कम से कम में गुजारा करें और अपने जीवन को बिताने में निश्चित रूप से हम इसका उपयोग करें, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई बात नहीं है। तो महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था, लेकिन जैसा कि उनके साथ था, आपके मामले में भी यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि यदि जो काम उनके लिए सही था, कि कलाम जी ने बच्चों क्या कहा है इसमें, जैसे युवाओं को पूर्ण शक्ति के साथ अपने जीवन और देश को सुख समृद्धिपूर्ण बनाने के कार्य में जुटने के लिए वह प्रेरित करते हैं। तो वे क्या कि युवा शक्ति के मन में छिपे हुए सपनों को जानना चाहते थे। उनकी सोच क्या थी कि युवा जैसा स्वप्न देखेंगे उसी प्रकार वे अपने जीवन में बन सकेंगे। तो लेखक का कहने का तात्पर्य है कि लेकिन जैसा कि उनके साथ था, जैसा महात्मा गांधी ने जीवन जिया, जैसा उनके साथ था, इस मामले में वह आपकी पसंद उस पर निर्भर करता है। आपकी ऐसी जीवन शैली इसलिए है क्योंकि इससे वे तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं जो आपके भीतर की गहराइयों से उपजी होती हैं। तो लेखक इस बात पर भी बल देता है कि अपनी और अपने देश की उन्नति की दिशा में प्रयास करते हुए हमें यह भी आवश्यक है कि हम अपनी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार जो भी कार्य करें वह पूरे मन से करें, क्योंकि हम अपने भीतर की गहराइयों से, अपने मन से ये जो भी कार्य करते हैं उन्हें मन से करना चाहिए। लेकिन त्याग की प्रतिमूर्ति बनना और जोर जबरदस्ती से चुनना, सहने का गुणगान करना अलग बातें हैं। अर्थात कि जैसे लेखक का कहने का तात्पर्य है कि यदि हम अपने कार्यों को पूरी लगन, तन्मयता और पूरे मन से ही करें और अपनी आत्मा में यथाशक्ति का स्रोत क्योंकि विद्यमान है, परमात्मा ने सभी व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की हैं, तो हमें अपनी शक्ति को पहचानें और उस असंभव को भी संभव करके दिखाएं। यानी कि ज़बरदस्ती से कुछ नहीं होता। जब तक हमारे मन में उस चीज़ को करने की प्रेरणा नहीं होगी, उस चीज़ को करने की लगन नहीं होगी, तब तक हम किसी कार्य को नहीं कर सकते। हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। उनके सपनों को जानना, उन्हें बताना कि अच्छे भरे पूरे सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। अर्थात कि वे युवाओं को कि जो सुखद और सुविधापूर्ण जीवन के स्वप्न न केवल स्वयं के लिए अपितु अपने समाज और राष्ट्र की समृद्धि हेतु भी देखे जाने चाहिए, और जब ही हम उस स्वर्णिम युग के लिए कुछ काम कर सकते हैं। आप जो कुछ भी करें वह आपके हृदय से किया गया हो, यानी कि हम जिस कार्य को भी करते हैं वह उसे मन से करें, मन से करने की लगन होनी चाहिए। अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें और इस तरह आप अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कर सकेंगे।
तो बच्चों लेखक का कहने का तात्पर्य है कि इन सपनों के इस स्वर्णिम युग को यदि हम वास्तविक रूप में साकार करने की दिशा में हम उसमें प्रयास करें तो वह उचित होगा। क्योंकि जब हम किसी के लिए भी कोई कार्य करते हैं, चाहे वो अपना देश हो या किसी दूसरे के कल्याण के लिए कार्य करें, उससे हमें सुखद और एक सुविधापूर्ण जीवन की कामना उसमें मनुष्य की छिपी होती है। क्योंकि समाज या राष्ट्र के संबंध में जिस प्रकार के मनुष्य स्वप्न देखता है वह उसी के अनुसार करना चाहता है और तभी वह सफलता भी प्राप्त कर सकता है। तो बच्चों ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से पढ़ना, अच्छा चैप्टर है। धन्यवाद।